से क्या मतलब है? ये लें जी, एक्सेलेंट, शाबाश। बॉयज भी मुझे बताएं G3 का क्या मतलब है? क्लास तो नहीं है उसकी G3? थर्ड टाइम प्रेगनेंसी, वेरी गुड। और उसके अंदर क्या है? लेबर में है फॉर लास्ट 6 hours, शी इज एट टर्म एंड स्टार्टेड विद स्पॉन्टेनियस लेबर। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन वाज स्टार्टेड 1 hour बैक। Her CTG is showing normal baseline heart rate with good variability। पहले मुझे बताओ CTG क्या है, फिर मुझे बताओ कि बेसलाइन हार्ट रेट और वेरिएबिलिटी क्या है। CTG इज कार्डियोटोकोग्राफ, और नॉर्मल बेसलाइन हार्ट रेट और वेरिएबिलिटी उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या फीचर्स हैं, ठीक है। विद ओकेजनल टाइप 1 डिसेलरेशन। ओहो, दो फीचर्स तो उसके अच्छे हैं, तीसरे फीचर में एक्सेलरेशन की जगह क्या हो रही है? टाइप 1 डिसेलरेशन। उसका जो सर्विक्स है वो कितना डायलेटेड है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 3 फाइंडिंग्स बतानी है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की। के सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हम कब कब कह सकते हैं लेबर के अंदर? तो सोचो कब कब कह सकते हैं जी। पहले तो मुझे ये बताओ, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जो है एबनॉर्मल पोजीशन है या नॉर्मल पोजीशन है? जल्दी से शाबाश। एबनॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन कौन सी है बतानी है। नॉर्मल पोजीशन हो सकती है अगर तो उसके अंदर जो क्या कहते हैं उसको, हेड इंगेज नहीं है, जीरो स्टेशन के ऊपर नहीं है। और क्या हो सकता है? अगर हेड सर्विक्स के अंदर पुअरली आ रहा है, उसको नजर नहीं आ रहा, वेजाइनल एग्जैक्ट फॉर्मेशन नजर आ रही है, और अगर प्रोग्रेस, किस प्रोग्रेस लो है वैसे बेबी की, ठीक है, बाहर आने की फ्रैक्शंस और नॉर्मल लेबर से कंपेयर करो तो। Boys and girls, if you are not interested, I can stop the lecture and you guys can do the UQs yourself. अगर आप लोग मेरे साथ interact नहीं करेंगे, there is no cause to be here and to deliver you the lecture. If you guys have to listen, have to question, have to answer, then only I will proceed. Otherwise, I will just cancel the lecture. तो बेटा सिर्फ लेसन नहीं ना करना यारो, साथ साथ आंसर भी करना है यार। थोड़ा थोड़ा आंसर भी करो ना, मुझे भी पता चले कि साथ साथ ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं सारे, आपके पास K2 UHS मौजूद है, उसमें सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। मुझे तो तभी पता चलेगा ना कि मैं किसी इंसान को पढ़ा रही हूँ जब आप मुझे साथ साथ, जिस तरह पहले आप आंसर करते थे। इतने जबरदस्त 9 लेक्चर्स लिए हैं और आज आके जब सारे लेक्चर्स की समरी की बारी आई है तो आप लोग नालायक। तो ऐसे तो नहीं ना होता। चलो जी ठीक है। अब कौन से एटलीस्ट टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन हर मैनेजमेंट एट दिस स्टेज, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्या क्या मैनेजमेंट करनी है? पहली बात तो ये कि जो उसकी डिसप्रोपोर्शन है उसको ओवरकम करना है, उसको ठीक करना है, ठीक है। और उसके अलावा ऑक्सीटोसिन उसको नहीं देना, क्योंकि एक तो वो मल्टी पैरस है, तीसरी उसकी प्रेगनेंसी है, और दूसरा सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन नहीं देना। ऑक्सीटोसिन हम कब दे सकते हैं? अगर प्राइमरी ग्रेविडा हो और माइल्ड टू मॉडरेट सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो और सीटीजी भी रिएक्टिव हो। मुझे बताइए इसकी सीटीजी रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है? जल्दी से शाबाश। सीटीजी रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव? और रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव का क्या मतलब है, और पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? फिर आप लोग कहते हो 11 बजे तक लेक्चर हुआ जी। कोमल, आयशा, बिलाल, अली, माजिद, कुलसूम, वेरी गुड। रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। रिएक्टिव तब होगी जब एक्सेलरेशन होगी, और नॉन रिएक्टिव तब होगी जब डीसेलरेशन आएंगी, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर कितना होता है? तो मैंने आपको सारी स्टेजेस का नॉर्मल ड्यूरेशन बताया था। फर्स्ट स्टेज का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? तकरीबन 8 आवर्स होता है। सेकंड का कितना होता है? 2 to 8 आवर्स फर्स्ट स्टेज का। सेकंड स्टेज का कितना होगा? ठीक है। अब कौन-कौन से केसेस में प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है? ये मैंने आपको एब्नॉर्मल लेबर पढ़ाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि प्रोलॉन्ग लेबर कौन-कौन से या एब्नॉर्मल लेबर कौन-कौन से केसेस में हो सकता है, मुझे बताएं। अगर बेबी बड़ा है, वुमेन छोटी है, उसके सर्विक्स में हेड नहीं आ रहा, या कोई उसको यूट्राइन ब्लीडिंग है, फाइब्रॉइड, पीआईडी, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, बेबी की मेल प्रेजेंटेशन है, मेल पोजीशन है। प्रेजेंटेशन और पोजीशन का मतलब समझ रहे हो ना? early membrane ruptures, PPROM, term premature rupture of membrane, soft tissue, pelvic malformation, कोई pelvic abnormality है, ठीक है? तो इन सब केसेस में क्या होगा? prolonged labor होने के चांसेस है। अब ट्रीटमेंट फॉर द inadequate contractions की हम क्या ट्रीटमेंट देंगे उसको? inadequate contractions हम वैसे किस चीज पे चेक करते हैं? What will you do if she is not having adequate contractions? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप उसे काउंसल करोगे, उसे कहोगे कि रिलैक्स हो, फिर उसके बाद उसकी इमोशनल सपोर्ट करोगे, उसको गुड हाइड्रेशन दोगे, पेन रिलीफ दोगे, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करोगे ताकि उसकी कॉन्ट्रैक्शंस अच्छी हो, और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स जिसे आप क्या कहते हैं? ARM। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी सीटीजी। सीटीजी क्या होती है? कोई बताएगा फिर से? मैंने फिर से पूछना है, सीटीजी क्या होती है? 3 साइंस ऑफ सीटीजी सजेस्टिव ऑफ फीटल कॉम्प्रोमाइज, यानी जो नॉर्मल साइंस नहीं है। मुझे आपने बताने हैं कौन कौन से 3 साइंस हो सकते हैं अगर उसका बेसल हार्ट रेट जो है वो टैकिया ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, अगर उसकी वेरिएबिलिटी अच्छी नहीं है, डीसेलरेशंस हैं। तो हो गई 3। चलें जी, ठीक है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जी के पेशेंट को एपिड्यूरल एनाल्जेसिया नहीं दे सकते? ये क्या है वैसे? एनेस्थीसिया। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है? सबसे पहले तो आपने फर्स्ट लाइन पे क्या लिखना है कि कोई ब्लड डिसऑर्डर है तो वो किसी भी एनेस्थीसिया के लिए अनफिट है। बिल्कुल। हाइपोवोलीमिया में हो सकती है, सेप्सिस में हो सकती है, शॉक में जा सकती है, इनसफिशिएंट नंबर्स ऑफ ट्रेन स्टाफ। मुझे इसका पर्पस बताइए कि ट्रेन स्टाफ क्यों होना चाहिए हमारे पास? अगर खुदा ना खास्ता उसकी हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ जाती है, किसी भी वजह से सी सेक्शन करना पड़ जाता है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, हमने कॉल फॉर हेल्प, 6 पिंट्स ऑफ ब्लड, टीम को अरेंज, स्पेशलिस्ट को अरेंज, हाई टीम को अरेंज, पीडियाट्रिशियन को अरेंज, हर बंदे को अरेंज करना है, उसके लिए हमें ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए और ज्यादा सारा चाहिए। तो अगर हमारे पास ट्रेन स्टाफ नहीं होगा तब भी हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लेने का जो है वो रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी S6 G5P4 का क्या मतलब है? मुझे बताएं। ग्रेविडा 5 पैरा 4 फिफ्थ प्रेगनेंसी 4 पैरा मतलब के 4 लाइफ बर्ड्स इज इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन कहता है कि उसको वैक्यूम डिलीवरी करानी है, उसके लिए उसको काउंसल करता है। ठीक है, अब प्री रिक्वेस्टीज क्या होती है वैक्यूम डिलीवरी की? आप लोगों ने खुद पढ़ा था, शायद प्रैक्टिकल में भी पढ़ा हो। क्या क्या हो सकती हैं? सर्विक्स को डायलेट होना चाहिए, ब्लैडर एम्पटी होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर होना चाहिए, पेशेंट से कंसेंट लेना है, ठीक है, कंफर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, वर्टेक्स पोजीशन होनी चाहिए, एडिक्वेट एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया होना चाहिए। ये सारी आती हैं जी, मुश्किल तो नहीं है। अब इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? मदर को वैक्यूम डिलीवरी में मैटरनल डेथ हो सकती है सेप्सिस की वजह से, ठीक है, ट्रोमेटिक वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, और पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। एक्सीलेंट रोताब, शाबाश। रोताब, आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में नहीं देखा, या आप थी या हमारे सामने नहीं आती थी? क्या वजह थी? अच्छा,
रिगार्डिंग एपिजोटमी एनुमरेट दी, ये भी आपका जो है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको आता होगा। ठीक है जी, हम लेबर के क्वेश्चंस देखते हैं। रेस्ट, a primary gravida comes in advanced labor. She has been diagnosed as a case of transverse lie with a prolapsed hand. ट्रांसवर्स लाई नॉर्मल लाई है कि abnormal लाई है, और कौन सी लाई है? मुझे जल्दी से बताएं। शाबाश, सारी लाइज हमने याद करनी है। एक तो होती है ऐसे वाली, इससे बना लेते हैं। एक तो होती है ऐसे वाली, एक होती है इस तरह से ओब्लीक, ओहो मैंने नाम भी बता दिया। एक होती है ऐसे, अभी हेड और टेल पर ही जाते। एक है लॉन्गिट्यूडनल, एक है ओब्लीक, और एक है ट्रांसवर्स। तो क्या ट्रांसवर्स लाई नॉर्मल लाई है जी? नहीं, ठीक है। तो अगर उसका बेबी ट्रांसवर्स लाई में है और उसका हैंड भी प्रोलैप्स कर रहा है बाहर, फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसकी, आप उसको किस तरह से मैनेज करोगे? सी सेक्शन से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि उसको लेबर पेन्स हो रही हैं 4 घंटे से। तो एग्जामिनेशन पे हमें नजर आया टर्म प्रेगनेंसी विद नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड्स। पेल्विक फाइंडिंग्स में क्या है? सर्विक्स 80% इफेस्ड है, 4% डायलेटेड है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। जो ये है उसकी पोजीशन कितने पे है, कौन से स्टेशन पे है? -1 पे है। पेल्विक एडिक्वेट है। गिव हर इंट्रापार्टम मैनेजमेंट, दे दोगे इंट्रापार्टम मैनेजमेंट? और सी द स्टेप्स ऑफ द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। जो उस नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के स्टेप्स है, जो पहले आपने क्या करना है वो सारी चीजें इसमें। सर्विक्स 80% इफिकेस्ट का क्या मतलब है कि 80% सर्विक्स का मुंह खुल गया है, ठीक है। और डायलेटेड का क्या मतलब है? 4 सेंटीमीटर डायलेट हो गया, यानी कि लेबर पेन्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है। -1 का क्या मतलब है मुझे बताएं? 0 स्टेशन से ऊपर या नीचे? गुड होता है -1 या बैड होता है? ऊपर होता है, यानी अभी बाहर नहीं आया वो। सोच लो, एक कहता है ऊपर, एक कहता है नीचे, आधा आधा 50-50 आंसर है। तो ऊपर होता है, माइनस का मतलब है ऊपर। 0 स्टेशन इक्वेटर पे आ गया है, बस अब बाहर आने वाला है। नीचे आएगा तो प्लस में शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? अ प्राइमरी ग्रेविडा एट 39 वीक्स ऑफ जेस्टेशन प्रेजेंट्स इन लेबर रूम, पार्टोग्राम इज प्लॉटेड। तो ये भी आपका जो है प्रैक्टिकल से आपने पढ़ा हुआ है, आपके उसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल उसके अंदर है, ठीक है जी। हमने लेबर के और क्वेश्चंस। A gravida 2 para 1 presents in emergency labor room at term with labor pains for 6 to 8 hours and she is fully dilated after 2 hours. Baby boy of 3.8 kg delivered with outlet forceps. ये भी वही जी आपके इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज का क्वेश्चन है। उसके ये क्या है, ये हमने पहले भी पढ़े हैं कि क्या क्या होने चाहिए। अच्छा, मुझे कोई इसमें बताएगा ब्लैडर एम्पटी क्यों होना चाहिए, और कंफर्म्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स क्यों होनी चाहिए, और वर्टेक्स पोजीशन क्यों होनी चाहिए? ये 3 सवालों के मुझे जवाब दो। एम्प्टी ब्लैडर इसलिए होना चाहिए कि ब्लैडर बीच में रास्ते में खलल ना डाले, अगर हमें हिस्टेरेक्टोमी या हमें सी सेक्शन करना पड़ जाए उसके लिए सेफ हो। और दूसरा, डिलीवरी के अंदर भी आसानी होती है, क्योंकि जब ब्लैडर फेल होता है तो बेबी को डिलीवर करने में मुश्किल होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कंफर्म इसलिए होनी चाहिए कि ऐसे अगर मेम्ब्रेन्स जो है वो रप्चर नहीं होंगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? मदर को भी हार्म हो सकता है और बेबी को भी हार्म हो सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात है वर्टेक्स पोजीशन की होनी चाहिए। उसका बहुत आसान जवाब है, अगर मैल पोजीशन होगी या ट्रांसवर्स लाइन लॉन्गिट्यूडनल ऑब्लिक या हेड ऊपर होगा, टांगे नीचे होंगी, तो उसकी वजह से जो जो मसाइल हो सकते हैं वो आपको मैंने बताए थे क्या हो सकते हैं। तो जो नॉर्मल एसवीडी का क्या मतलब है मुझे बॉयज बताएंगे, माजिद बताएंगे एसवीडी का क्या मतलब है। यहाँ मुझे एक लड़की ने एसवीडी का बताया, आज पहली दफा एसवीडी क्या होती है जी। माजिद बताएंगे और किसी ने नहीं बताना, शाबाश। स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। तो इसके लिए जो नॉर्मल फिट पोजीशन होती है, जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो कौन सी होती है? वर्टेक्स पोजीशन। वर्टेक्स पोजीशन में क्या होता है? हेड नीचे होता है बेबी का, टांगे ऊपर होती हैं, ठीक है। अच्छा,
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 23-year-old primary gravida admitted with regular painful contractions at 30 weeks। लो जी, इसको तो 30 वीक्स के ऊपर ही फर्स्ट प्रेगनेंसी है, 30 वीक्स के ऊपर ही जो है इसकी जेस्टेशन पे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई हैं और साथ में ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी शुरू हो गया। एज देखो इसकी 23 साल है सिर्फ, हम सब की एज की जितनी है। अच्छा मेरी एज तो नहीं, खैर। Vaginal examination revealed 4 सेंटीमीटर dilated, cervix भी dilate होना शुरू हो गया, membranes भी intact होनी शुरू हो गई हैं, show is positive। ठीक है, तो क्या इसका डायग्नोसिस बनेगा जी बॉयज एंड गर्ल्स? प्री टर्म, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब इसको आप मैनेज कैसे करोगे? कौन सी स्टेज ऑफ लेबर में है? 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है सिर्फ, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है। ठीक है, अब इसको किस तरह से मैनेज करोगे? सोच के बताएं मुझे मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। वही सारी जो हमने पहले पढ़ी थी कि पहले कोशिश करेंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने की, सर्विक्स को क्लोज करने की, ये सारी चीजें। अब अगर वो नहीं हो पा रही तो फिर एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन, ये सब चीजें करने के बाद बिल्कुल बेबी की फीटल कार्डिक एक्टिविटी, हार्ट रेट, सब कुछ मॉनिटर करना है, सारी चीजें। अगर तो उससे हमारा काम हो सकता है मेडिकेशन, ट्रोकोलिटिक्स वगैरह देने से, तो बन जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर हमने क्या करना है कि फिर हमने डिलीवरी की तरफ जाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी जेस्टेशनल एज। ठीक है, अच्छा रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? पुअर प्रोग्नोसिस ऑफ लेबर। अब तो ये आपको अजबर होने चाहिए कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। बेबी छोटा है या बड़ा, मदर बड़ी है, बेबी छोटा है या मदर छोटी है, बेबी बड़ा है, उसके सर्विक्स में नहीं आ रहा, प्रेजेंटेशन नहीं है उसकी ठीक, माल पोजिशन है, कोई यूट्राइन इन्फेक्शन, कोई ब्लीडिंग, कोई डिस्चार्ज है, अर्ली मेम्ब्रेन रप्चर्स हो गई हैं, पेल्विक मालफॉर्मेशंस है। ठीक है, अच्छा कल आपको भाई ने पेरिनियल टीयर्स पढ़ाए हैं, आते हैं सबको पेरिनियल टीयर्स? कितने टाइप्स के टीयर्स होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बहुत अच्छे से डायग्राम से उन्होंने बताया, आपको टीयर्स लिख लोगे, पेरिनियल टीयर्स, और किस तरह से थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर का डायग्नोसिस और मैनेजमेंट करोगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है जी, ये इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का है, और कोई लेबर का देख लेते हैं। हाँ ये वाला, a 25 years old primary gravida is in second stage of labor for the last 1.5 hours। हेड कहाँ पे है? इशियल स्पाइन जीरो स्टेशन। जी बॉयज मुझे बताएं, जीरो स्टेशन इज द गुड स्टेशन और बैड स्टेशन? इज द हेड विजिबल और नॉट ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन? प्लीज बी क्विक। लाइकर क्लियर है, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है, तो गुड है। ठीक है, जीरो स्टेशन का मतलब कि वो अब गुड स्टेशन पे है, उसके बाद नीचे +1 स्टेशन पे आता है। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिले इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर? सबसे पहला तो कॉज पेल्विस का होगा। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में बेसिकली क्या होता है वैसे मुझे बताएं? बेबी की डिलीवरी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होती है, सेकंड में होती है, या थर्ड में होती है? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे थर्ड में होती है, जल्दी से मुझे बताएं। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अच्छा सेकंड में होती है तो फिर थर्ड में क्या होती है? टीचर को जस्टिफाई भी तो करना है ना कि टीचर जी थर्ड में होती है, नहीं सेकंड में होती है, थर्ड में क्या होता है जी? वेरी गुड, एक्सेलेंट, प्लेसेंटा की डिलीवरी। ठीक है, अच्छा तो अब पेल्विस, उसकी बेबी की डिलीवरी होगी तो उसके अंदर पेल्विस का रोल होता है ना, तो अगर कोई पेल्विस की एबनॉर्मेलिटी होगी तो उसकी वजह से डिले होगा। सेकंड स्टेज में माल पोजीशन होगी उसकी वजह से, कोई डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की वजह से, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से, और सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया की वजह से। ठीक है, ये सारे कॉजेस क्या करेंगे? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को डिले करेंगे। ठीक है, अब मैनेजमेंट किस तरह से करनी है? पहले भी आपने पढ़ी हुई है मैनेजमेंट कि क्या करोगे? रिहाइड्रेशन करोगे, ऑक्सीटोसिन दोगे उसको, इंस्ट्रूमेंटल बर्ड डिलीवरी करने की कोशिश करोगे। अगर ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं, सारी अटेम्प्ट फेल हो जाती हैं, तो फिर हमने क्या करना है? लाओ जी कैंची पकड़ाओ और कांटी कांटी करो और बेबी को बाहर निकालो, मदर को भी बचाओ और बेबी को भी बचाओ। ठीक है, आखिर में फिर हमने कसाई बन जाना होता है। ठीक है ना जी, अच्छा अब उसके बाद क्या है? डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीटल असेसमेंट इन लेबर। तो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? लाइकर को देख सकते हैं,
हैवी ब्लीडिंग, फ्रेश मेकोनियम स्टेनिंग की वजह से हमें पता चल सकता है कि फीटल कॉम्प्रोमाइज हो गया। ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट पिनार्ड स्टेथोस्कोप से या हैंड हेल्ड डॉपलर अल्ट्रासाउंड से। सीटीजी भी यूज कर सकते हैं और फीटल स्कैल्प ब्लड सैंपलिंग, ये सारे प्रोसीजर्स किस लिए यूज होते हैं? फीटल की असेसमेंट देखने के लिए, उसकी वायबिलिटी देखने के लिए। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे बताओ कोई फीटोस्कोप और डॉपलर अल्ट्रासाउंड का किसी को पता है क्या होता है? डॉपलर अल्ट्रासाउंड कभी किसी ने देखी है? मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को दिखाई थी एसडी रेशो। कोई भूल गया है तो मुझे जल्दी से बता दे एसडी रेशो क्या होती है और ये हम क्यों देखते हैं। और वो डुश 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 की आवाजें आती है अल्ट्रासाउंड डॉपलर के ऊपर, वो किस चीज की वजह से आती हैं और उसके अंदर हम क्या देखते हैं? तो एसडी रेशो का मतलब होता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक रेशो। मेरा ख्याल है इसकी वैल्यू 0.5 होती है शायद नॉर्मल, और ये रेशो होती है। और ये हम देखते हैं फीटल वायबिलिटी के लिए, उसका हार्ट रेट चेक करने के लिए। और इसके अलावा जो है क्या मैंने कहना था कि ये हम किस तरह से डॉपलर में देखते हैं। हाँ, डॉपलर में क्या होता है कि जो डुश डुश की आवाज आती है वो आपकी ब्लड सप्लाई की आवाज आती है। ब्लू और रेड बने होते हैं आर्टरी और वेन्स के लिए। ठीक है, और बड़ा प्यारा आपको नजर आ रहा होता है। इवन डॉपलर अल्ट्रासाउंड ना सिर्फ फीटल के लिए बल्कि और भी बहुत से जो ये वेसल्स के डिसऑर्डर्स होते हैं उसके उसके लिए ये लीनियर प्रोब से की जाती है। और आपको बड़ी प्यारी सी वेन्स और आर्टरीज की ब्लड सप्लाई नजर आती है, और जहाँ पे नहीं होती वो आपको फटाफट से पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद इसने लिखा हुआ है जी के enlist the partogrammic components, what are the key principles of first stage management of normal labor। अब मुझे बताएंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉर्मल लेबर में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज को डिफाइन तो करो जरा मुझे, क्या होता है फर्स्ट स्टेज? पेनफुल स्पॉन्टेनियस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस टू फुल सर्वाइकल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, कितना सर्विक्स डायलेट होता है जी? फुल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा तो अब इसको किस तरह से, इसके क्या क्या मैनेजमेंट है, किस तरह से इसे मैनेज करोगे? कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ये है, इसके अंदर इमोशनल और केयर सपोर्टिव केयर चाहिए होती है, काउंसलिंग चाहिए होती है। फिर उसके अलावा उसका टाइम देखना है कि वो नॉर्मल तो नहीं हो रहा, डिले तो नहीं हो रहा। साथ साथ हमने क्या करते जाना है? सीटीजी करते जानी है, फीटल वेलबींग को देखना है। और साथ में जो है अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट पेन रिलीफ देनी है उसको विद कंसिस्टेंट वुमेन विशेस, जिस तरह भी वो चाहे उसको काउंसल करना है। उसे कहना है चीखे चीखे नहीं मारनी, उसे कहना है हौसला रखे, उसे कहना है पुश करने की कोशिश करे, जो हम सेकेंड स्टेज में भी देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी फिर 2 फेजेस थे अगर आप में से किसी को याद हो। ठीक है, और साथ में उसकी जो फ्लूइड्स उसको अटैच करने हैं ताकि उसको कीटोसिस ना हो। ठीक है, ये है जी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की मैनेजमेंट। अच्छा, आप में से किसी को पता है कि ऑप्स के क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं? 5 मार्क्स नहीं होते। अगर किसी को नहीं पता तो उसको बता दूं कि 5 मार्क्स नहीं होते ऑप्स के क्वेश्चंस में। उसके क्वेश्चंस में कितने मार्क्स होते हैं जी? तो कोई परेशान ना हो कि इतना थोड़ा सा लिखा हुआ है, मुझे बताएं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि तुम लोगों को पेपर पैटर्न का नहीं पता। आई गेस 3 मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन के, और छोटे छोटे सवाल होते हैं, और दोनों पेपर 35 35 के होते हैं, और एमसीक्यूज भी 35 35 होते हैं, और दोनों को मिला के पास करना होता है। ठीक है, इस तरह का। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद है जी प्राइमरी ग्रेविडा फर्स्ट प्रेगनेंसी। लेबर में प्रेजेंट हुई है 33 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे, रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं 3 घंटे से, सर्विक्स सॉफ्ट पार्शली एफिकेस्ड और 3 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो मुझे बताएंगे क्या पॉसिबल डायग्नोसिस है इसका? नॉर्मल लेबर। ठीक है, अच्छा अब क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर वो डिलीवर हो जाए 33 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे? तो मुझे बताएं कि 33 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टर्म है? नहीं है, प्री टर्म है। तो क्या लंग्स मैच्योर होंगे? नहीं होंगे। क्या बेबी को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये एएनएन क्या लिखा हुआ है मुझे इसके बारे में तो बताएं। जल्दी से बताएं सोच के, एएनएन क्या हो सकता है?
एस्फेक्सिया नियोनेट्रम। और कोई आंसर? जी जल्दी से, शाबाश शाबाश। बेबी के बारे में ही सोचने है कि बेबी को ही कुछ होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? सिर्फ एक बच्ची को आंसर आता है। चलो जी ठीक है, एस्फेक्सिया नियोनेट्रम ठीक हो गया। एस्फेक्सिया के बारे में किसी को नहीं पता? ऑक्सीजन सब उसको टिश्यूज को ऑक्सीजन जो है उसके उसके साथ हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन अटैच नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई बड़े बड़े जो वेसल्स होते हैं उनको कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है एस्फिक्सिया, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक, उसकी वजह से क्या होगा? डेथ हो सकती है किसकी? बेबी की। ठीक है जी, और मदर की भी हो सकती है कुल। ठीक है, चले जी। नेक्स्ट है हमारे पास एबनॉर्मल लेबर का एक सीक्यू है जी। ग्रेविडा प्रेजेंटेड इन लेबर 39 वीक्स के ऊपर रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं 4 घंटे से, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, वेजाइनल एग्जामिनेशन पे पार्ली एफिकेस, सर्विक्स 3 सेंटीमीटर डायलेटेड, उसका हार्ट रेट 140 पर मिनट रेगुलर है। ठीक है, तो क्या ये नॉर्मल है? 9 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। सॉरी सॉरी सॉरी, लगता है बंद हो गया मेरे से ना, वो म्यूट हो गया था, सॉरी। अच्छा, मैं गई थी, नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने किस तरह से क्या कहते हैं उसको मॉनिटर करना है उसको, फीटस को, उसकी कार्डिक एक्टिविटी को, लेबर को और फर्स्ट स्टेज को किस तरह से ट्रीट करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, वही सारी चीजें हैं। पिनार्ड स्टेथोस्कोप से, डॉपलर से, सीटीजी से, फीटल स्कैल्प ब्लड सैंपलिंग से, और जो लेबर है उसे पार्टोग्राम से मॉनिटर करना है। फर्स्ट स्टेज को किस तरह से ठीक करना है या मैनेज करना है, रिहाइड्रेशन करनी है, पेशेंट को काउंसल करना है, सीटीजी करते रहनी है, ऑक्सीटोसिन देनी है उसको, मेम्ब्रेन रप्चर करवानी है, एनाल्जेसिया देना है, पेन रिलीफ देना है, और अगर जरूरत पड़े तो एपिजोटमी देनी है। सेकंड स्टेज में क्या करना है? एब्डोमिनल वेजाइनल एग्जामिनेशन। वैसे मुझे बताओ ये यार, सेकंड स्टेज में वेजाइनल एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं? क्या वजह बनी कि इनको वेजाइनल एग्जामिनेशन करना पड़ गया? कोई बताएगा क्या वजह बनी कि हमने वेजाइनल एग्जामिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकंड स्टेज में भाई उसको कहना है कि बेबी ने डिलीवर होना है। पहली बात उसको कहनी है कि हमने देखना है प्रेजेंटिंग पार्ट बेबी का इशियल स्पाइन से जीरो स्टेशन पे आया है या नहीं। ठीक है, और सर्विक्स डायलेटेड है या नहीं, बेबी इज रेडी टू कम और नॉट, और उसके अलावा उसका हेड नीचे है या नहीं, पोजीशन उसकी है या नहीं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस उसकी कार्डिक एक्टिविटी के साथ मैच कर रही हैं या नहीं। और ये सारी चीजों से हमें पता चल सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, वेजाइनल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, या हमें कोई मैन्यूवर्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, चले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। अच्छा, ये है बिशप स्कोर, ये भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स में पढ़ा होगा। इंडक्शन ऑफ लेबर, वही सारी चीजें, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं?
क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वैसे इंडक्शन ऑफ लेबर में? अगर हम खुद इंडक्शन करवा रहे हैं तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है उसको, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स कर सकती है, बिल्कुल पेन हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़ सकती है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है, यूट्राइन रप्चर के ज्यादा चांसेस होते हैं, यूट्रस हाइपर स्टिमुलेशन हो सकती है, इंडक्शन फेल भी हो सकती है, पेन हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, और आखिर में क्या हो सकता है, सी सेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। राइट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा कोई कर लेते हैं उसके एमसीक्यूज एंटीनेटल के, फिर उसके बाद तुम लोग भाग जाना। बस 2-4 ही हैं एंटीनेटल के मेरा ख्याल है। रुको, मैं इसको जो है ना वो किसी को पता है कौन सा चैप्टर है, ताकि हम जल्दी खोल लें, तुम लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। कौन से पेज पे है? बेनिफिट्स भी हैं, बिल्कुल हैं बेनिफिट्स। सेकंड चैप्टर है। रुको, बस आने वाला। ये लो जी। ठीक है, चलें जी, ठीक हो गया। आ गया जी हमारा एंटीनेटल। जल्दी से एंटीनेटल कर लो, फिर तुम लोग छुट्टी करना, ठीक है। अब एंटीनेटल केयर का किसी को पता है कि एंटीनेटल केयर में हमने क्या क्या पढ़ा था? और पोस्ट नेटल डायग्नोसिस में कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग और कॉर्डोसेंटेसिस और एमनियोसेंटेसिस एक 14 वीक्स पे होता था, एक 11 वीक्स पे होता था। फिर एंटीनेटल केयर में और उसके कॉम्प्लिकेशंस हमने सारा पढ़ा था, किस तरह उसका ख्याल रखना है, क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, क्या वजूहत बन सकती हैं, ये सारी चीजें कुछ याद आ रहा है? फिर मैंने तुम लोगों को हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम भी पढ़ाया था। मुझे बताओ, हाइपर क्या होता है, एमेसिस क्या होता है और ग्रेविडेरम क्या होता है? शाबाश। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब क्या होगा? एक्सेसिव वॉमिटिंग नोजिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, एक होती है एबनॉर्मल, एक होती है नॉर्मल। जो नॉर्मल होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आइडियली होती है, लेकिन अगर कंटिन्यूस प्रेगनेंसी में हो तो ये क्या होगी? एबनॉर्मल। अब ये देखो, ग्रेविटा 2 है, पैरा 0+1 at 10 weeks of gestation, presents in emergency with a history of excessive nausea and 6 to 7 episodes of vomiting, on examination dehydrated है। तो क्या करोगे? पहले तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? एस्ट्रोजन थायरोक्सिन एचसीजी का लेवल रेज हो सकता है। उसको इवेल्युएट किस तरह करोगे? पहले तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करोगे। मैंने आपको वो सारी बातें बताई हुई हैं, ये वही हैं। आरएफटीज देखोगे, क्यों देखोगे बताया हुआ है। वॉमिटिंग का कोई और कॉज तो नहीं है, वो देखोगे। कोई पैथोलॉजी गैस्ट्रिक तो नहीं है, कोई साइकोजेनिक कॉज तो नहीं है, वो देखोगे। और फिर उसके बाद उसके डिहाइड्रेशन को ठीक करना है। कैसे ठीक करना है? आईवी लाइन मेंटेन करनी है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, थायमिन सप्लीमेंटेशन, वर्निकी कोर्साकॉफ में एंटी एमेटिक्स उसको देने हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लेकिन इतना इस पे रोल इतना नहीं है, लेकिन यूज किए जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? प्री टर्म बर्थ हो सकती है, लो बर्थ वेट बेबीज, वर्निकीज एंसेफेलोपैथी टू मदर्स, इसोफिजियल ट्रॉमा और मैलरी वीस्टियर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है जी डायबिटिक। ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा? अभी डायबिटीज पढ़ी है कि नहीं अभी? अच्छा, नहीं भी पढ़ी ना तो बस इतना याद रखना है कि अगर तो मदर का बेबी चढ़ी बड़ी हेल्दी शेल्दी मोटू छोटू है ना, तो समझो कि मदर डायबिटिक थी या उसको जेस्टेशनल डायबिटीज हुई हुई थी। तो इसके अंदर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में लिखा होगा कि विद हिस्ट्री ऑफ अनस्टिल बर्थ व नियोनेटल मैक्रोसोमिया एंड पॉलीहेड्रोमिनोस। तो क्या होगा इसके अंदर? मोस्ट स्पेसिफिक कंडीशन है कि क्या होगा? इन्फेंट ऑफ द डायबिटिक मदर। पढ़ लिए, चलो जी, ठीक है। अब उसकी मैनेजमेंट क्या करोगे? उसको स्ट्रिक्टली कहोगे कि अपनी डायबिटीज का ख्याल रखे, कंट्रोल्ड रखे, ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखे, उसको सारा चार्ट बना कर देना है स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग। अगर उसके इंसुलिन चाहिए तो इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग लगानी है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है ताकि नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा
डिपेंडिंग अपॉन द जेस्टेशनल डायबिटीज डिलीवरी करनी है, अगर तो अनकंट्रोल्ड है तो फिर हमें सी सेक्शन करना पड़ सकता है, अगर कंट्रोल्ड है तो कोशिश करनी होती है कि नॉर्मल स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं मेरे से बेटर अब आप लोगों को आती हैं। कुछ शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमिनोज, मैक्रोसोमिया, हाइपोक्सिया, मिसकैरेज, सी सेक्शन का रेट, इन्फेक्शन का रेट ज्यादा हो सकता है। और बहुत से बेबीज प्री टर्म होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज में और इन्हें फिर इनक्यूबेटर में रखा जाता है और फिर जाके बेबी दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकता है? आईयूजीआर पढ़ लिया? अच्छा, वैसे भाई ने मुझे सिर्फ एंटीनेटल में जो मैंने पढ़ाए थे ना उसका कहा था, लेकिन चलो। आईयूजीआर क्या होगी? आईयूजीआर उसके अंदर फीटल कार्डिक एक्टिविटी होगी। फीटल मूवमेंट्स उसकी कम हो जाएंगी, लास्ट 2 डेज से ये कह रहे हैं उसकी फीटल मूवमेंट्स कम हुई हुई हैं, तो क्या रिस्क है, क्या डायग्नोसिस बनेगा? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, यानी उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो गई है, रुक गई है, फीटल मूवमेंट स्टॉप हो गई है, डिक्रीज हो गई है 2-3 से, तो क्या रिस्क है? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो गई है उसकी। क्या प्लान ऑफ मैनेजमेंट करोगे? कॉज को आइडेंटिफाई करोगे, असेस करोगे फीटस को, उसकी कार्डियक एक्टिविटी को, और देखना है कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन, काउंसल करना है, देखना है उसको, टाइमिंग देखनी है क्या हम उसको डिलीवर कर सकते हैं, अगर नहीं किया बेबी को बचाया जा सकता है या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन उसके अकॉर्डिंग बेबी को डिलीवर करना। ठीक है। नेक्स्ट है जी वही परसिस्टेंट वॉमिटिंग, तो क्या होगा जी मुझे बता दें जल्दी से? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अब मुझे बताओ ये सारे क्वेश्चंस आंखें बंद करके कर लोगे? ईसीवी क्या होती है वैसे? मैंने पढ़ाई थी किसी जमाने में ईसीवी। एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन पढ़ी थी हमने, एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन और किस तरह से करते हैं और क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकती हैं अगर कोई हाइड्रोसेफलस प्लेसेंटा प्रीविया ओलिगोहाइड्रोमिनोस पॉलीहाइड्रोमिनोस, कोई पिछली एंटीपार्टम हेमरेज की हिस्ट्री है, सी सेक्शन की हिस्ट्री है, मल्टीपल जेस्टेशन, ट्विन प्रेगनेंसीज हैं, प्री एक्लेम्शिया, हाइपरटेंशन है, या फिर उसका प्लान था सी सेक्शन का एनीवे। ठीक है। रिस्क क्या क्या हो सकते हैं एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन के? अब्रप्शन हो सकती है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, कॉर्ड एक्सीडेंट, ट्रांसप्लेसेंटल हेमरेज और फीटल ब्रेडिकार्डिया। और भी हो सकता है कुछ? कुछ खुद से भी सोचा करो, खुद खुद से भी लिखा करो, सारी चीजें इसने तो नहीं ना 100% तो नहीं ना लिखी हुई। ये भी क्वेश्चन है जी कि किस तरह से आप क्या इसके रिस्क हैं एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन के, प्री रिक्वेस्टीज क्या हैं, और सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल। तो प्री रिक्वेस्टीज क्या होते हैं एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन के? मुझे कोई बताएगा सोच के? किस उसमें होता है? मैंने ये बताया था आपको कि इसको आखिरी टाइम पे करते हैं, उससे पहले करने का कोई फायदा नहीं है, लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है, कोई सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन करता है, मैन्यूअर्स यूज होते हैं इसके अंदर, सार्टोकोलिटिक्स देते हैं इसके अंदर, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाया जाता है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है, और ये कब होती है? जब उसकी मैल प्रेजेंटेशन है, एंटी डी दिए जाते हैं उसको। ठीक है। और साथ साथ अल्ट्रासाउंड गाइडेड क्यों होती है? कि उसकी क्या की जाए, फीटल कार्डिक एक्टिविटी मॉनिटर की जाए। ठीक है। इसकी भी समझ आ गई है प्री रिक्वेस्टीज क्या होते हैं? चलें जी, ठीक हो गया। और कोई चीज? ये जी एबनॉर्मल आया है, ये आपको पता चल जाएगा इसके सारे फीचर्स पढ़ के। और ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया एंटीनेटल और लेबर, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, कोई मसला इसमें? यूक्यूज तो मेरा ख्याल है मुझे आसान लगे हैं या आपको भी आसान लगे हैं, सिर्फ 11 बच्चे रह गए हैं आखिर में, सोच लो कितनी, मतलब क्या कह सकते हैं अब। इनका इलाज तो ये है कि इन्हें रिकॉर्डिंग ही ना दी जाए। अच्छा, आसान लगे हैं एमसीक्यूज, सॉरी एससीक्यूज? पढ़ाया अच्छा है या पढ़ा अच्छा है या समझ अच्छी आ गई है? अच्छा, कोई बात नहीं आयशा, अगर आपने लेक्चर्स लिए होते तो आपको आसान लगता है। चलो ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।